गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, अपना वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है वो तो पूरा फिनिश हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वो पूरा उस पर बेस्ड है कि अपन वर्क पावर एनर्जी के कितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, ताकि अपना जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पार्ट है या पावर या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा हो सके। और उसी को अच्छा करने के लिए अपन आज एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए और हमें किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बिना कैलकुलेशन एरर किए हुए अपन क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो आज अपन बिल्कुल यूँ समझ लो कि पूरा वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो बच्चों, अपने को ये दे रखा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या दे रखा है? एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। यहाँ पे एक 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ आपने लगा रखी है एक स्प्रिंग, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 10 मीटर। कितना दे रखा है? 10 मीटर। और आपको बोला हुआ है म्यू की वैल्यू है 0.5। म्यू कितना दे रखा है? 0.5। आपसे बोला हुआ है ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इफ spring constant is 100 Newton per meter. Find out the maximum compression occur. Maximum compression occur in स्प्रिंग, ठीक है। दूसरा आपसे बोला हुआ है सेकंड, ऑल्सो फाइंड इफ ब्लॉक रिटर्न टू अप द प्लेन, find out the maximum distance। ये दो चीज अपने से बोली हुई है क्वेश्चन ने। क्या बोला हुआ है कि आपने जब एक इंक्लाइन प्लेन को के जो एंगल है 37 डिग्री का, उस पर एक ब्लॉक को जो 10 kg का था उसको रिलीज किया और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 मीटर थी। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, तो ये कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा। और ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेस होगा तो ये स्प्रिंग इसको ऊपर धकेलेगी भी सही। तो धकेलेगी तो जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा तो उसके बाद कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। अब देखो इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है। जब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बना दिया बच्चों। क्या बना दिया? इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये 37 डिग्री है। ये हमारी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। कंप्रेस कितना हुई है? x हुई है। और ये वाली लेंथ हमारे पास 10 मीटर है। और ये जो ब्लॉक है ऑब्वियस सी बात है 10 kg का, वो यहाँ आ चुका है, पहले वो यहाँ पे था। अब सबसे पहला काम, अगर मुझे यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है तो मेरे को सर ने बताया था कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा? जो मिनिमम डिफरेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखो, अगर मैं कहूँ ये एंगल 37 है तो ये भी कितना हुआ? 37। और अगर मैं यहाँ गैप की बात करूँ तो क्या ये बच्चों 10 + x साइन 37 होगा? कितना हो जाएगा ये? 10 + x साइन 37।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जब लिखूंगा तो वर्क ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल सब लिख दो, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लिख दो, नॉर्मल का तो जीरो होता है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, तो रिलीज्ड के केस में के इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है तो क्या आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन अकर, मैक्सिमम कंप्रेशन अकर एट के फाइनल इज इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम कंप्रेशन जो आता है वो कब आता है, जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होती है, जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो क्या लिखोगे, प्लस में 10 इंटू जी और कितना आ जाएगा 10 प्लस एक्स साइन 37 प्लस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करते हो तो लेंथ ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। अब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो नीचे आएगा तो देखो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू की बात करें तो एफ आर तो आप जानते ही हो कितना होगा, म्यू एम जी कॉस 37 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में म्यू यानी कितना 0.5 है ना, m यानी 10 इंटू जी इंटू साइन कॉस 37, ठीक है, और लेंथ कितना है बच्चों 10 प्लस एक्स, तो ये आ गया 10 प्लस एक्स, ठीक है। अब स्प्रिंग की बात करें अपन तो स्प्रिंग में देखो क्या होगा, स्प्रिंग का वर्क यहां से यहां तक तो नहीं हो रहा, पर ये जब स्प्रिंग का ये वाली कंडीशन से इसने कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करने पे जो वर्क होता है वो -12 के एक्स स्क्वायर होता है, और ये क्या आ गया, जीरो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया कितना 100,000 हो गया इंटू 3/5 प्लस कितना हो गया ये 100 इंटू एक्स इंटू 3/5 माइनस ये कितना हो गया, देखो ये पॉइंट से ये कैंसिल, ये वो 50 इंटू 4/5 कितना होता है 40, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 400x नहीं माइनस 40x, ठीक है, और ये आ गया -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा 600, ये कितना हो गया हमारे पास 60x माइनस 400 माइनस 40x माइनस 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा इसको और सही से सॉल्व करेंगे तो ये आया 50x स्क्वायर, देखो उसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या इधर जाएगी तो -20x हो जाएगा, और ये -200 इज इक्वल टू 0। देखो अच्छा इक्वेशन है, x की वैल्यू क्या आई 20 प्लस माइनस √400, क्योंकि 20 का स्क्वायर यही आएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को, देखो 200 इंटू 500 की जब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे 200 इंटू 50 की जब आप यहाँ बात कर रहे हो किसकी 200 इंटू 50 की, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10,000 इंटू ये आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50, ये सारी चीज जो आने वाली वो किस में मीटर में आएगी, तो देखो 20 प्लस माइनस में तो लेंगे नहीं क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, क्या आएगा √4400 डिवाइड बाय 100। अब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, इसका इतना फर्क तो आने वाला है नहीं क्योंकि 40,000 ज़्यादा डोमिनेंट होगा, तो मान लेते हैं अगर अपन इसको देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट भाई 200 का स्क्वायर करते हैं तो अपने क्या आता है 40,000 आता है कि नहीं आता, किसका 200 का स्क्वायर करते हैं तो 40,000 आता है, तो अपन इसको मान लेते हैं ऑलमोस्ट कि ये जो आ रहा है भाई, अगर अपन देखें तो 210 इंटू 210 करेंगे तो वो कितना आता है 44100, यही आता है, ये तो उससे भी कम मतलब ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट आ रहा होगा 20 प्लस 204 के इक्वल डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा कितना आ गया 224 डिवाइड बाय 100 यानी 2.24
मीटर। ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी स्प्रिंग को जो कंप्रेस किया अपन ने वो इतना कंप्रेस किया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि अब देखो आपने यहां तक कंप्रेस तो निकाल लिया, अब आप क्या करो कि यहां से जहां से आपने कंप्रेस किया हुआ है ना, कितना कंप्रेस कर रखा है, ये आ गया आपके 2.24 है ना। अब मान लो कि यहां तक जा रहा है, कहां तक, यहां तक, जो भी हाइट है इसकी, ये लेंथ मान लेते हैं L है ना, अपने को नहीं पता है, यहां से यहां तक जा रहा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां तक अगर मैं वो लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो कैसे अप्लाई करूंगा? देखो वापस से ग्रेविटी का वर्क जब अब मैं लिखूंगा तो इस जगह पे क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये आ गया हमारे पास वापस से L + 2.24 sin 37, L + 2.24 sin 37, यही आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो मैंने वापस से लिखा हुआ वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ये पहले से कंप्रेस फॉर्म में, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या है, 0, और जहाँ जाके ये रुक रहा है, जहाँ जाके ये रुक रहा है यहाँ के फाइनल भी क्या है, 0। तो लिखने में तो वही लिखेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल भी 0 और फाइनल भी 0। पर जब वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखोगे तो अब माइनस में आने वाला है, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये आएगा -10g, और ये आ जाएगा कितना, L + 2.24 sin 37, यही आ गया -mgh। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन देखो अब ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आ जाएगा μmg, यहाँ पे अपन लिख देंगे 10g, और यहाँ cos 37, और लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L + 2.24। ठीक है, अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क जब आपको लिखना होगा तो आ जाएगा माइनस की जगह प्लस आएगा, क्योंकि अब कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ में लेके आ रहे हैं, तो ये आएगा हाफ, के की जगह 100, और ये आ जाएगा 2.24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, 60, तो ये आ गया -60L माइनस, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 70 आएगा। देखो ये आएगा 60 × 5 कितना लिख सकते हैं इसको, 9/4, 2.25 मान लो आप, तो कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू की वैल्यू है 0.5 × g 5, 50, 40, तो आ जाएगा -40L, -40 × 9/4, और ये आ जाएगा +50 × 81/16 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखो कितना आ रहा है, इसको उधर ले जाओ, बाकी को इधर ही रहने दो, तो कितना आ जाएगा, ये आया -135, और ये 90, तो कितना आ जाएगा, -225 प्लस, इसको सॉल्व करके देख लो, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 240 इज इक्वल टू 100L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इज इक्वल टू 15/100, कितना आ गया, 0.15 मीटर। यानी एक बार कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर जो जाएगा इस पोजीशन से, जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग, उससे कितना जा रहा है, 0.15 जा रहा है। ठीक है ना, तो ये अपने तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के थ्रू पूछ लो, ताकि फिर अपन आगे बढ़ सके। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग देख रहे हो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट अपन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है,
क्वेश्चन ने कहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और ये क्या है, रफ प्लेन है। ठीक है, आपसे बोला हुआ है इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है, म्यू है। ठीक है, और आपसे बोला हुआ है पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट एट द टाइम t। आपसे पूछा क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट एट टाइम t, एट टाइम t फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से लेके अभी तक की जो टोटल पावर होगी वो कितना होगा, वो आपसे ये सारी चीज़ पूछी हुई है ना। और उसी के अंदर आपसे कहा है कि बताओ पावर क्या होगा। अब देखो थोड़ा समझना बच्चों कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे ये ब्लॉक है ना, जब अपन इसको m मास का है तो सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना, इस पे अगर आप फोर्स की बात करोगे, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है आपने फोर्स इस पे F इधर लगा रखा होगा, है ना। अब फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन Fr है, पर उसने ये कहा है ब्लॉक जो है इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कि F माइनस Fr इज इक्वल टू m इंटू ए होता है कि नहीं होता, क्योंकि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप ये लिखोगे F माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि a हमें दे रखा है तो अपन ऐसे कह सकते हैं F की वैल्यू होगी सर म्यू एम जी प्लस एम ए। सही है, तो हमने पावर निकालने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट थी उसको तो फॉलो कर लिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या ये लगा सकते हैं क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से इसने कहा है कि स्टार्ट हुआ है, यानी अगर मैं v की बात करूं तो क्या a इंटू टी होगा, तो मैंने t टाइम पे वेलोसिटी भी पता कर ली। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है f डॉट v। अब यहाँ पे अगर देखो तो वेलोसिटी भी इधर है, v भी इधर है, तो क्या आ जाएगा म्यू एम जी प्लस एम इंटू ए इंटू ए टी। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था जिसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को अप्लाई करना था, जिसमें अपन सारी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन ये है ए पंप इजेक्ट, पंप जो है वो इजेक्ट करता है 15,000 kg ऑफ वाटर, 15,000 kg ऑफ वाटर एट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज रेट at which the pump is working। वो रेट क्या होगी जिसके थ्रू यहाँ पे पंप जो है वो वर्क कर रहा होगा। अब देखो एवरेज रेट एट विच पंप इज वर्किंग, वर्किंग का मतलब क्या हो गया, आप कहने का मतलब देखो आप ऐसे समझ लो वर्क का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। वर्क किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि जितने भी फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब
मैं ऐसे कह सकता हूं बच्चों, जब इसको सॉल्व करने की बात आएगी तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर जैसे पंप इजेक्ट कर रहा है इतना मास, क्या कर रहा है, पंप इजेक्ट कर रहा है कितना 15,000 kg, कितनी स्पीड से, इतने से। तो अगर अपन बात करें वर्क, तो वर्क कितना हो जाएगा डेल्टा के, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं W इज इक्वल टू हाफ mv², यानी हाफ 15 kg इंटू वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वो दे रखी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ चुका है 7500 इंटू 25, ये हमारा जूल, इतना वर्क हो रहा है। कितना हो रहा है 7500 इंटू 25 जूल, ये वर्क हमारे पास हो रहा है। अब जब अपन यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एवरेज रेट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे कह सकते हो डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, यानी K अपॉन T। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 7500 इंटू 25, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड। तो आप यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया ये 375 इंटू 25 जूल पर सेकेंड। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ चुका है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के भी एक अच्छे से अगर आप लोगों को मेथड पता लग जाएगा ना, तो आपसे बिल्कुल भी जो माइनर मिस्टेक है वो नहीं होगी। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा और अच्छा कंसेप्चुअल एग्जांपल देखते हैं। कंसेप्चुअल एग्जांपल किस तरीके का, आपको ये बोला हुआ है, ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा है कि एक ब्लॉक है, जिसको आपने पुल किया है, कितने से, F फोर्स, कितने से 60 डिग्री से। ठीक है, उसने कहा है एट 10 kg block is pulled in vertical plane along smooth surface as shown। एक आर्क के अंदर आप इसको लेके जा रहे हो, आर जो दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है, जिसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर यहां पे दी हुई है। द ब्लॉक आपसे बोला हुआ है, फोर्स जो दे रखा है F की वैल्यू वो 200 न्यूटन है। द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, ये A पोजीशन है और ये B पोजीशन है। ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। वेलोसिटी एट B क्या होगी, क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी B की। तो सबसे पहला काम अगर अपन बात करें, देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या, मुझे ये नहीं दे रखा कि ये वाला जो फोर्स है, देखो ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये नहीं दे रखा है कि ये वाला जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। हमें ये नहीं दे रखा है कि कंजर्वेटिव है या क्या है। तो सबसे पहला काम, जब कुछ नहीं दे रखा तो अपन तो यही देखेंगे ना किस पाथ के थ्रू लेके गए हो। तो मुझे बताओ क्या इसी के थ्रू लेके गए, तो यानी अगर मैं कहूं लेंथ AB की बात करोगे, किसकी बात करेंगे, लेंथ AB की, तो ये क्या आर्क लेंथ आएगी, क्या आएगी आर्क लेंथ। और जब आर्क लेंथ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा R इंटू थीटा, कितना, रेडियस कितनी है 10, थीटा कितना है π/3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 π/3,
मीटर। कितना आ जाएगा 10 पाई/3 मीटर। यहां तक क्लियर है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर अपन वर्क डन की बात करें तो अगर मैं ये लगा रहा हूं वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ आएगा, वर्क डन बाय एफ फोर्स आएगा इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और तो कुछ नहीं आ रहा। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट ए तो उसने क्या कहा है 0, आपको बी पे बतानी है। तो मुझे बताओ यहां से अगर मैंने दोनों के बीच में ये बनाया तो मुझे पता है क्या ये 10 cos 60 होगा कि नहीं होगा। ये रेडियस तो ये भी रहनी है ना, तो ये 10 है, ये कंपोनेंट 10 cos 60 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं हाइट की बात करूं, देखो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या आएगा माइनस m की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखा तो अपन m ले लेते हैं g, और हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 10 cos 60, तो ये हमारी हाइट हो गई। प्लस वर्क डन बाय एफ फोर्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, एफ है हमारा 200 और लेंथ कितनी हो गई 10 पाई/3, और उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हो, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, m की वैल्यू अपने को 10 kg दे रखी है, तो क्या आ जाएगा -100 इंटू क्या ये 5 आएगा, देखो ये 10 cos 65 होता है तो ये आ गया 5, प्लस ये कितना आ गया 2000 पाई/3 इज इक्वल टू 5v स्क्वायर। आना है कि नहीं आना, जब वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो ये आ रहा है 500। अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा -500 प्लस ये आएगा 2000 इंटू 1 कितना 05 इज इक्वल टू 5v स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105 कितना हो गया ये 10, तो ये आ जाएगा 2100 समथिंग, तो ये आया 2100 माइनस 500 इज इक्वल टू 5v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपन देखें तो 1600 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 320 का अंडर रूट। ये हमारे क्या आ गई वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यही आएगी ना 160 है, ये बचेगा 1600 को 5 से डिवाइड करोगे तो 320 ही आने वाला है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में अपना आंसर आ चुका है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलो अपन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं ताकि हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो वो अच्छे से हो सके। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ आपसे ये बोला हुआ है क्वेश्चन ने, एक क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक M, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा है, बोला हुआ है अभी जो है वो NL यानी नेचुरल लेंथ में होल्ड करके रखा हुआ है। क्या है, होल्ड है। अब आपने जब यहाँ से कितना mg 3mg/2 के पोजीशन पे गए तो आपसे पूछा हुआ है जब ये ब्लॉक यहाँ होगा तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m। क्या पूछा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मास m कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो यहाँ वाली केस में देखो ज़्यादातर क्या होगा, जैसे मैं वॉल लगाना स्टार्ट करूँ, वर्क डन बाय वॉल इज इक्वल टू डेल्टा के, तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। कहाँ गलतियाँ होती है, बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ ये कर देते हैं कि यहाँ से नेचुरल लेंथ है, मान लो अगर वो कभी कभी ऐसे कह देता है कि मीन पोजीशन से mg/2 के, तो पहले मीन पोजीशन निकाला करो। मीन पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ कहीं आ रही होगी, पर इसने तो डायरेक्ट नेचुरल लेंथ से दे रखा है, कोई बात नहीं। पर अगर वो यूं कह देता मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन mg/k पे आती है, मैंने बता दिया था। अब mg/k पे आई है, उससे जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है
तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा प्लस mg(x) जितना नीचे लेके आई मान लो ये, प्लस स्प्रिंग फोर्स का -12 kx², नेचुरल लेंथ से एक्सपेंड और कंप्रेस करने पे ये ½ mv² और इनिशियल 0, क्या आया mg/k इंटू 3mg/2k -½ k कितना आ जाएगा 9m² g² अपॉन 4k² इज इक्वल टू ½ mv²। तो ये हाफ इससे कैंसिल, k से ये k कैंसिल, कितना आ गया 3m² g² अपॉन k माइनस ये कितना आ गया 9m² g² अपॉन 4k इज इक्वल टू mv²। तो देखो यहाँ से ये 3 है, ये 9/4 है, तो कितना आ गया 3/4, तो आ गया 3/4 mg²/k, ये हमारे v² की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अपन वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो अपन ने एक और अच्छा क्वेश्चन किया जो इस पे बेस्ड था वर्क एनर्जी थ्योरम पे। अब मैं आपका एनर्जी कंजर्वेशन वाला एग्जांपल कराता हूँ। जल्दी से सभी बच्चे जो भी ये देख रहे हैं मुझे कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दें कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। A force is delivering power proportional to T, then find out displacement will proportional to t की पावर n। तो यहाँ आपको n फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन ने ये कह रखा है कि एक सोर्स से कोई भी फोर्स हो सकता है, सोर्स ले लो, कोई सा भी फोर्स होगा, वो जो है वो पावर जो डिलीवर कर रहा है वो क्या है t की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हो रखा है t की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे को बोला हुआ है। अब जब t की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सबसे पहले तो देखो बच्चों सॉल्व करने का जो तरीका होगा यहाँ पे वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से समझना। हमें पता है पावर जो होता है वो क्या होता है F.V होता है। पावर जो होता है वो क्या होता है F.V। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने कहा है पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फोर्स जो लिखा जाता है क्या वो ऐसे लिख सकते हैं m/a, क्या लिख सकते हैं m/a, और a को मैं ऐसे लिख सकता हूं m/dv/dt। भाई वेलोसिटी का मुझे आइडिया नहीं है कांस्टेंट है या क्या है, तो अपन ये तो लिख सकते हैं ना। तो अगर आप यहां लिखोगे तो पावर जो भी हो चुका है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1 है, तो p को मैं kt लिख दूं कुछ सॉल्व करने के लिए। तो देखो k इंटू टी इज इक्वल टू m/dv/dt इंटू v, आएगा कि नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ यहाँ क्या आया m/v/dv इज इक्वल टू kt dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो यह आया m/v²/2 इज इक्वल टू k/2t²। आया, तो यहाँ से देखो कितना आया, यह आ गया v इज इक्वल टू √k/m इंटू टी। क्या आया v इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगा दो, उससे कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर v इज डायरेक्टली तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ds/dt, कितना आ जाएगा √k/m इंटू टी। तो यहाँ से देखो ds इज इक्वल टू √k/m इंटू टी dt। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया वो आया t² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है, क्योंकि वो जो चीज़ रहेगी यानी n की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है 2। जरूरी नहीं हर केस में 2 आएगी, पर यहाँ पे अपन ने जो केस देखा उसके अकॉर्डिंग अगर t की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यही वाला केस रहने वाला है, ठीक है।
अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने कहा है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L and mass M overhang on a rough horizontal table with 3/4 part on the table। ठीक है, the friction coefficient between table and chain is mu। find work done by friction during the period the chain slip off the table। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को चीज़ें तभी समझ में आएगी कि यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लो जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा करने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैंने ये एक टेबल बना दी, क्या बना दी, एक टेबल। ध्यान से समझना बच्चों ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ये टेबल है, इस पे अपने चेन हैंग हो रखी है। कितना परसेंट पार्ट है मैं तो ये नहीं कह रहा, किसी जनरल कंडीशन पे मैं डील करना सिखा रहा हूँ कि जनरल कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या करना है हमारे को, ये कैसे करेंगे। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर ये x लेंथ हैंग है, कितनी x लेंथ हैंग है, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, L - x। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे इसका स्मॉल m, यहाँ कैपिटल mg मान लेते हैं अपन तो, है ना, कैपिटल mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो, तो ये जब नीचे जाने लगेगी तो रोकेगा कौन इसको, Fr लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या होगा जब ये नीचे स्लिप ऑफ होने लगेगी तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। और उसने यही चीज पूछी है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चेन स्लिप ऑफ। अच्छा, इनिशियली उसने क्या बोला है कि ओवरहैंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ 3/4 पार्ट ऑन द टेबल। क्या है, 3/4 जो पार्ट है वो क्या है, ऑन द टेबल है। इसका मतलब ये वाली लेंथ L/4 है, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, L/4। और आपसे बोला हुआ है कि जब इन पूरे खिसक जाएगी नीचे तक, तो मुझे बताओ अगर ये L/4 है और जब ये वाली कंडीशन आ जाएगी, देखो ये वाली, ये सी, ये वाली लेंथ अभी L/4 है और ये वाली जो लेंथ है वो 3L/4 है। पर अगर मैं वर्क की बात करूं तो L/4 से जब ये लेंथ पूरी L हो जाएगी तो ही तो हमारा काम होगा। अब सबसे पहले देखो तरीका क्या है सॉल्व करने का, कैसे तरीका है। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा मास ऑफ चेन ऑन द टेबल, क्योंकि वही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और वही फ्रिक्शन के लिए अपने को हेल्प देगा। तो अपन कैसे लिखेंगे कि L लेंथ का मास है
m, तो यूनिट लेंथ का क्या होगा m/l। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे ये l-x क्यों ली। देखो बच्चों, धीरे धीरे जब ये खिसकेगा तो लेंथ चेंज हो रही होगी ना, तो मैंने जनरल वे में ले ली। अब जनरल वे में होगा तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे कि l-x लेंथ का मास क्या होगा, तो m/l इंटू l-x, यही तो किसके इक्वल आ गया, हमारे m डैश के। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रिएक्शन तो वह m डैश g यानी m/l इंटू l-x इंटू g, यानी इतना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जब यहाँ पे लग रहा है तब मुझे बताओ यहाँ अगर मैं कहूँ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू इंटू एन, यानी आया म्यू m/l इंटू l-x इंटू g आया। अब ध्यान से समझना, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है स्मॉल, धीरे धीरे खिसक रही होगी, और फ्रिक्शन इधर की तरफ है FR, दोनों के बीच का एंगल क्या 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है, तो मैं जब यहाँ वर्क बाय FR लिखूंगा तो क्या माइनस ऑफ FR इंटू DX आने वाला है। माइनस क्यों आया, क्योंकि cos 180 डिग्री जो होगा वो -1 होता है। अब देखो जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस FR की वैल्यू म्यू m/l l-x इंटू g इंटू dx। अब मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक हुआ डिस्प्लेसमेंट की, जब आप बात कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक कि l/4 से लेके ये कितना हो गया, कितना हो गया, l/4 से लेके कितना l तक, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है खिसकता खिसकता रोड जो पहले चेन जो हैंग थी कितनी l/4 वर्टिकल, वो पूरी जब नीचे आ जाएगी तभी तो होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू कैपिटल M इंटू एल इंटू जी, क्या l इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, यह आएगा। इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, क्या आया, माइनस म्यू mg अपॉन l, यह आया l इंटू एक्स फ्रॉम l/4 से l माइनस x²/2 फ्रॉम l/4 से l, ब्रैकेट लगा दो, कितना आया, माइनस म्यू कैपिटल M g इंटू एल, कितना आ जाएगा, देखो यह आएगा l माइनस l/4, तो यह आ जाएगा l स्क्वायर 3l²/4 आएगा, माइनस 1/2 l स्क्वायर माइनस l²/16, कितना आ गया, माइनस म्यू mg अपॉन l, यह आ गया 3l²/4 माइनस कितना आ जाएगा 15l²/32। तो देखो यहाँ आया माइनस म्यू mg अपॉन l, अगर अपन 32 एलसीएम लेंगे तो 8, 24 में से 15 गया तो कितना 9l²/32 आया, एक l से l कैंसिल, तो ये आया माइनस म्यू mg 9 म्यू mg l अपॉन 32, ये हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली अपना एग्जाम्पल पे बेस्ड था। होपफुली आप सभी को वर्क पावर एनर्जी क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से सारी चीज़ें अपने को अप्लाई करनी है। अब आप सभी जेईई मेन ऑब्जेक्टिव के एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। मैंने आप लोगों के वर्क पावर एनर्जी के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर जेईई मेन ऑब्जेक्टिव तक और प्रीवियस ईयर मेंस तक सब कुछ डिस्कशन अपलोड कर दिया है। आज आप लोगों के एडवांस ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन अपलोड हो जाएगा। आप लोगों का काम है कि वर्क पावर एनर्जी का जो जेईई मेन ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लें, और नीट वाले जो स्टूडेंट है वो एक्सरसाइज 1 और 4 को कंप्लीट कर लें प्लीज़। ठीक है।